होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि IAS एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गांधी जी के पहले सत्याग्रह के बारे में कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब और कहां पर हुआ था और क्या गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल हुआ था या नहीं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं दूंगा इस वीडियो में, यानी कि इस क्लास में। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। तो आइए समझते हैं गांधी जी के पहले सत्याग्रह के बारे में। लेकिन गांधी जी के पहले सत्याग्रह के बारे में समझने से पहले हमें इस बात को भी समझना होगा कि गांधी जी अफ्रीका से कब भारत आते हैं। दरअसल बात करते हैं साल 1915 की। 1915 में क्या होता है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं। जब गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत आते हैं तो उनका संपर्क होता है गोपाल कृष्ण गोखले से होता है। तो उनका संपर्क किससे होता है? गोपाल कृष्ण गोखले से होता है, और गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जब गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, जब गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी होती है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चल रहा होता है? तो 1914 से लेकर 1918 तक देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो गांधी जी इस बात को देखते हैं या इस घटना को देखते हैं कि इस समय अगर देखा जाए तो ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा अगर किसी की आवश्यकता है तो वो है भारत की आवश्यकता है। यानी कि ब्रिटेन जो है इस समय प्रथम विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, और यदि हम ब्रिटेन की अभी सहयोग करते हैं तो आगे चलकर इस सहयोग के बदले ब्रिटेन भी हमारा सहयोग करेगा, और सहयोग में हमें क्या देगा? स्वराज देगा। ठीक है, तो ब्रिटेन, गांधी जी ने कहा कि यदि हम ब्रिटेन का भी सहायता करते हैं, गांधी जी ने बातें सोची, अगर हम ब्रिटेन की इस समय सहायता करते हैं तो आगे चलकर क्या होगा? सहयोग के बदले हमें स्वराज मिल जाएगा, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा। दरअसल क्या होता है कि गांधी जी यही मानकर ब्रिटेन की भी सहायता करते भी हैं, और सहायता कैसे करते हैं कि भारतीय लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि भारतीय लोग सैनिक में भर्ती हो जाएं, यानी कि वे एक तरीके से सैनिक बन जाएं। और बहुत सारे लोगों को गांधी जी लगातार प्रोत्साहित करते हैं कि वे लोग क्या करें? सैनिक में भर्ती हो जाएं, यानी कि एक तरीके से सैनिक शिक्षा लें और ब्रिटेन की सहायता करें। और बहुत सारे लोग भर्ती होते भी हैं, और इसीलिए क्या होता है, गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट के रूप में किसे जाना जाता है? तो गांधी जी को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और गांधी जी को कब भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया? जब गांधी जी ने ब्रिटेन की सहायता की, या एक तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे सैनिक में भर्ती हो जाएं, यानी कि सैनिक शिक्षा लें और सैनिक मतलब ब्रिटेन की सहायता करें भारतीय लोगों को। तो फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? 1916 आता है। 1916 में क्या होता है दोस्तों? गांधी जी अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की भी स्थापना करते हैं। 1916 में क्या होता है? अहमदाबाद के पास में गांधी जी साबरमती आश्रम की भी स्थापना करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब दरअसल बात करते हैं 1917 की। 1917 में क्या होता है कि बिहार के चंपारण जिले में क्या होता है कि किसानों पर अत्याचार हो रहा होता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि किसान क्या करते हैं, जो अत्याचार उनके ऊपर जिसके वजह से हो रहा होता है, वे क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। और इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा चंपारण आंदोलन नाम पड़ा। आइए अब समझ लेते हैं कि किसानों पर किस तरह के अत्याचार हो रहे थे। दरअसल बात करते हैं तो किसानों को क्या करना होता था? अपनी जमीन पर कम से कम 3/20 भाग के रूप में
नील की खेती करना होता था। 3/20 भाग पर उन्हें नील की खेती करना होता था, और जिसकी वजह से इस पद्धति को क्या कहा गया? तिलकठिया पद्धति कहा गया। यानी कि इस पद्धति को क्या कहा गया? तिलकठिया पद्धति कहा गया। और इसी की वजह से, इस तिलकठिया पद्धति की वजह से ही किसान क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं चंपारण में। इस चंपारण में आकर किसान क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। अब किसान ये चाहते हैं कि ये जो हमें नील की खेती करना हो रहा है, इस नील की खेती से हम कहीं ना कहीं यदि हम निजात पा जाते हैं या इस समस्या से हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि एक तरीके से हम और कुछ चीज़ की खेती कर लेंगे और जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन दरअसल क्या होता है कि यूरोपीय मालिक क्या कहते हैं कि अगर आपको, यूरोपीय मालिक कहते हैं या ब्रिटिश सरकारें कहती हैं, अगर आपको इससे निजात पाना है या इस बंधन से मुक्त होना है तो आपको क्या करना होगा कि कुछ लगान देना होगा। और किसान और ब्रिटिश सरकार क्या करती है? उनके ऊपर कुछ अतिरिक्त लगान लगाकर या कुछ गैर कानूनी लगान लगाकर उनसे कहती है कि ठीक है, अगर आपको इससे निजात पाना है तो आपको क्या करना होगा? टैक्स देना होगा। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है? किसान जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर कि कैसे हम एक तरीके से टैक्स दे पाएंगे। तो एक किसान होते हैं जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। एक किसान होते हैं जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और वे 1917 में ही क्या होता है? गांधी जी से मिलते हैं लखनऊ में और चंपारण आने के लिए कहते हैं, और गांधी जी उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। और जब गांधी जी यहाँ पर आते हैं, यानी कि चंपारण में आते हैं, तो यहाँ का जो कमिश्नर होता है गांधी जी को तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन गांधी जी इस बात को नहीं मानते हैं। गांधी जी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर देते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि अब तो हमें यहीं रहना है, यानी कि अब तो हमें यहीं रहना है और इस समस्या का निजात हमें किसानों को दिलाना, इस समस्या से निजात हमें किसानों को दिलाना है। जब ब्रिटिश सरकार को इस बात को समझ में आ जाती है कि गांधी जी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है? एक आयोग का गठन करती है। ब्रिटिश सरकार क्या करती है? एक आयोग का गठन करती है, और उस आयोग का सदस्य गांधी जी को भी बनाती है। और गांधी जी क्या करते हैं? उस आयोग के सदस्य बनते हैं, और गांधी जी अपने बात को मनवाने के लिए बिल्कुल सफल हो जाते हैं। गांधी जी अपने बात को मनवाने के लिए सफल हो जाते हैं कि ये जो तिलकठिया पद्धति चल रही है, ये जो तिलकठिया प्रणाली चल रही है, बिल्कुल गलत है। इसे एक तरीके से अवैध घोषित कर देना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार को गांधी जी इस बात को समझाने में सफल हो जाते हैं कि ये जो तिलकठिया पद्धति है, इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा हानि हो रही है, किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। ठीक है। और इससे गांधी जी सफल हो जाते हैं। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है? गांधी जी की इस बात को मान लेती है, और यही माना जाता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह वो था चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी एक तरीके से पहले सत्याग्रह में सफल हो जाते हैं, और गांधी जी इस बात को भी मनवा लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार से कि जो अवैध रूप से जो उनसे लगान लिया गया है, या अवैध रूप से जो उन पर वसूली की गई है, 25% उन्हें वापस भी देना होगा। गांधी जी कहते हैं कि जो उनसे एक तरीके से अवैध रूप से जो उनसे लगान लिया गया है या उनसे जो वसूली की गई है किसानों से, 25% उन्हें वापस भी करना होगा। और ब्रिटिश सरकार इस बात को मान लेती है। तो इससे क्या होता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह यहाँ पर सफल हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि गांधी जी ने पहला ही सत्याग्रह किया, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह यहाँ पर सफल हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को अपनी बात मनवाने में गांधी जी सक्षम हो जाते हैं, यानी कि सक्षम होते हैं। ठीक है। यानी कि गांधी जी सफल होते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, और इसी सत्याग्रह में गांधी जी क्या करते हैं? तिलकठिया पद्धति को समाप्त करते हैं। तिलकठिया पद्धति को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं, या समाप्त करवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और जिससे आगे चलकर क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात से खुशी होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? गांधी जी के इस सत्याग्रह से खुशी होकर क्या करते हैं? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे देते हैं, और यहीं से गांधी जी का जो कद होता है वो बढ़ जाता है।
गांधी जी का भारत की राजनीति में उनका कद जो होता है बढ़ जाता है और धीरे धीरे क्या होगा, गांधी जी को हर कोई मानने लगेगा और गांधी जी को हर कोई जानने लगेगा। तो दरअसल हमने आपको बताया कि कैसे गांधी जी की शुरुआत होती है, मतलब गांधी जी के जीवन की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, भारत की राजनीति में कैसे वे प्रवेश करते हैं और कैसे उनका कद आगे बढ़ता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 1915 में जब गांधी जी भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं तो उनका संपर्क होता है गोपाल कृष्ण गोखले से होता है, उनका संपर्क होता है गोपाल कृष्ण गोखले से होता है और गोपाल कृष्ण गोखले क्या होते हैं, उनके राजनीतिक गुरु बनते हैं, वही उनके राजनीतिक गुरु बनते हैं। और जब गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं तो गांधी जी को इस बात को एहसास होता है कि इस समय अगर देखा जाए तो ब्रिटेन सरकार जो है या ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध में फंसा हुआ है और ब्रिटेन की हमें सहायता करनी चाहिए। और गांधी जी ने क्या किया कि ब्रिटेन की सहायता करने के लिए भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया, ब्रिटेन की सहायता करने के लिए भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया कि भारतीय लोग सेना में भर्ती हों, सेना में भर्ती हों। बहुत सारे लोग भर्ती होते भी हैं और इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। और उसके बाद क्या होता 1915 में, उसके बाद 1916 में क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की भी स्थापना करते हैं। और बाकी हमने आपको बताया कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो 1917 का सत्याग्रह था, वो था चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण आंदोलन था वही चंपारण सत्याग्रह भी, उसी को चंपारण सत्याग्रह भी कहा गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कब यह सत्याग्रह किया गया था, 1917 में किया गया। गांधी जी अपनी बात को मनवाने के लिए सफल हो जाते हैं, यानी कि तिलखटिया पद्धति को समाप्त करने में गांधी जी अहम भूमिका निभाते हैं और यहीं से गांधी जी का जो कद होता है वो ऊंचा हो जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, खुशी होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे देते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि गांधी जी के पहले सत्याग्रह के बारे में। तो आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू। हम मिलते हैं किसी और दिन। बाकी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनको आप देखते रहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके। सारे सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द यानी कि हमारे द्वारा दिया जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।